नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए 15 तारीख को मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है और केवल मुंबई में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव है। 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। 16 जनवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे और बीएमसी में यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 227 वार्ड है। इस बार आरक्षण भी हुआ, 50% महिलाओं का आरक्षण है, यानी आधे से एक ज्यादा महिलाएं हैं और कुल 1700 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जो है वो अलग रंग लेकर के आया है और इस रंग में महिलाएं सबसे बड़ी भागीदार है। मैं देख रहा हूं कि परसों से हमारे घर जो उम्मीदवार खड़ी हुई हैं अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग गठबंधन से, पार्टियां भी गठबंधन है, 2 गठबंधन के लोग हमारे पास आ चुके हैं। ज्यादातर महिलाएं थी उनमें से। हालांकि मैंने देखा कि बीजेपी की जो नगर सेविका के लिए खड़ी हुई है उम्मीदवार, हमारे बगल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ की मालकिन है वो। आज सुबह भी गार्डन में मिली, जब हम घूम रहे थे तो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। कल आई थी वो प्रचार के लिए वो थी और उनके साथ एक और लड़का था। बाकी भीड़ भाड़ उनके साथ नहीं थी, लेकिन जो शिवसेना उद्धव की पार्टी के जो उम्मीदवार है यहाँ की, वो आई थी। उनके साथ बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे लोग थे। मैंने दोनों को शुभकामनाएं दी, क्योंकि जीत हार तो अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि दोनों पढ़ी लिखी है। जो शिवसेना की उम्मीदवार है वो भी एमबीए की हुई लड़की है, महिला है, और ये भी डॉक्टर है। तो मुंबई में जो है सजा हुआ है दरबार चुनाव का। और कल जो है वो शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार में कहूंगा, क्योंकि उद्धव और राज दोनों भाई 20 साल के बाद एक साथ चुनाव को लेकर के संबोधन किया और राज ठाकरे पूरे फॉर्म में थे। और राज ठाकरे ने एक वीडियो में आपको दिखाता हूं पहले। उस वीडियो में जो है मोदी और अडानी के अंतर संबंध को उन्होंने दिखाया उस वीडियो में, और वो बताया है कि देश में किस तरीके से जो है अडानी का जाल फैलता जा रहा है हर साल। थोड़ा लंबा वीडियो है,
अडानी के बारे में इस पर जिक्र करते हुए बाकायदा हमला किया, तीखा हमला किया राज ठाकरे ने। और राज ठाकरे ने कहा कि देश के सारे एयरपोर्ट और पोर्ट गौतम अडानी के कंट्रोल में है। और बाकायदा राज ठाकरे ने अडानी के मालिकाना हक वाले प्रोजेक्ट्स की लिस्ट पढ़ी, जो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। उन्होंने लिस्ट पढ़ी और बताया कि कितने प्रोजेक्ट्स अडानी को दिए गए, और इस बात की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पर इतनी मेहरबानी की क्यों, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मुंबई को लूटने और इसे गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रही है। और कई बार वो आलोचना कर चुके हैं मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसकी कई बार राज ठाकरे आलोचना कर चुके हैं। देखिए चुनाव प्रचार की आवाज है। कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा, आज और कल 13 जनवरी को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। छोटी छोटी गाड़ियों में, हालांकि विधानसभा चुनाव वगैरह में या लोकसभा के चुनाव में इस तरह के चुनाव प्रचार नहीं हो रहे थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी नगर सेवक वाले चुनाव, क्योंकि छोटा सा एरिया है, चुनाव प्रचार में जो है वो गाड़ियां चल रही है, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, और वो टेम्पो है, छोटे छोटे टेम्पो लगाए गए, माल वाहक जो टेम्पो, माल ढोने वाले टेम्पो। और उन्होंने कहा कि ये जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है, ये मुंबई से गुजरात को जोड़ने की योजना है, और कहा कि अगर बीएमसी हमारे पास रही तो उद्योगपति को जमीन नहीं बेच पाएंगे। मुंबई में भी धारावी है, या और कई इलाके हैं जहां अडानी ने जो है कंस्ट्रक्शन का काम जब संभाला, तो अडानी, ये देखिए कितना बड़ा जाल फैलता है, ये दिख रहा है पूरा, आप देखते रहिए। तो कितना बड़ा मुंबई में भी जो है धारावी को लेकर के बहुत बातें हुई है। राहुल गांधी पहले अकेले हमलावर थे, इस बार राज ठाकरे भी हमलावर हुए हैं, अडानी का खास करके जिक्र किया है। और चाहे मुंबई का धारावी इलाका हो या कई रीडेवलपमेंट के इलाके, गोरेगांव में बहुत बड़ा इलाका है, चारबांगला में, आदर्श नगर में, ढेर सारे इलाके हैं जो अडानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी डेवलप कर रही है। और ये जो राज ठाकरे ने कहा है कि अगर बीएमसी उनके पास रही तो उद्योगपति को जमीन नहीं बेच पाएंगे। हालांकि यहाँ बड़ी जमीनें हैं, जो गोदरेज के पास जमीन है, सहारा के पास जमीन है, सहारा वाली जमीन अडानी ले लिया है, शायद अडानी लेने वाले हैं, शायद डील हो चुकी है। वो सहारा के पास भी जमीन थी, काफी जमीन थी, और आने वाले समय में जमीन ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होने जा रही है। जमीन को लेकर के झगड़ा भी चलता रहता है। ये जो झोपड़पट्टियां खाली करवाई जाती हैं, वो उसकी बड़ी वजह रहती है वो कि वो किसी बिल्डर को या किसी अपने परिचित को देना है। तो ये देखिए, इतका दळभद्री विचार माझा नाही आहे, पण या देशामध्ये इतके उद्योगपती असताना एका माणसावरती इतकी मेहरबानी या देशामध्ये होते, मी जगात तर दाखवतच नाही अजून। तो ये राज ठाकरे जो है, उन्होंने कहा कि एक आदमी को इतनी सारी जमीन पूरा देश देने का क्या मतलब है। राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर के बोलते रहे, और उन्होंने कहा भी कि अडानी से मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन जो देश का कानून है, देश में किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सारे उद्योगपतियों को अवसर दीजिए, सारे उद्योगपति काम करेंगे। लेकिन ये सब जानते हैं कि उद्योगपतियों को किस तरह से परेशान किया गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बैंक, तमाम मामलों से। और अडानी के लिए जितनी सुविधाएं दी जा सकती, एयरपोर्ट वाले में भी बताया गया कि हम लोगों ने पढ़ा भी कि एयरपोर्ट जब देने के लिए उसमें कानून था पहले कि एयरपोर्ट उसी के हवाले होगा, वही संचालन कर सकेगा एयरपोर्ट को, जिसके पास पुराना अनुभव हो। और सारे एयरपोर्ट एक आदमी के, एक व्यक्ति, एक उद्योगपति के या एक कंपनी के नाम पर नहीं थे, अलग अलग लोग थे। लेकिन अडानी को ऐड करने के लिए, उसमें शामिल करने के लिए कानून बदला गया और कहा गया कि कोई नया व्यक्ति भी कर सकता है। जो यहाँ मुंबई एयरपोर्ट की खास करके बड़ी चर्चा हुई थी, सबसे कमाऊ एयरपोर्ट मुंबई और दिल्ली है हिंदुस्तान में, तो वहां जो है उसमें कहा गया था कि
उन पे छापे पड़े, इनकम टैक्स से छापे पड़े, ईडी के, सीबीआई के, और फाइनली वो परेशान होकर के छोड़ गए और अडानी को मिल गया। जेपी एसोसिएट्स हाल में देखिए पूरा अडानी ने कब्जा कर लिया, एक तरह से कहिए अडानी को बेच दिया गया, नीलाम हो गए, बैंकों ने नीलाम करा दिया और सब अडानी के पास चला गया और बैंकों को भारी नुकसान भी हुआ। ऐसा नहीं कि, मतलब मैं देख रहा था, आपको बताया भी था, एक प्रोग्राम भी हमने किया था उस पर सुबह वाले कार्यक्रम में, 50% से 93% तक बैंकों को लॉस हुआ और अदानी को भारी फायदा हुआ। और पिछले 11 सालों में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ इस देश में हिंदू मुसलमान करके, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, और अदानी सबसे बड़े लाभ पाने वाली व्यक्ति, अदानी से ज्यादा फायदा किसी को नहीं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फायदा हुआ। आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, ज्यादातर कार्यकर्ता वैसे ही टहल रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको कोई सोने के बिस्किट नहीं मिले। ऊपर के जो नेता है वो सब मलाई खा जाते हैं। खखोरन, खुरचन जिसको कहते हैं, आप लोग हमारे यहाँ खखोरन बोलते हैं, वो बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को दे देते हैं। किसी को 20,000 की नौकरी है, ऑफिस में आओ बैठो, 25,000 रुपया ले जाओ, कोई 10,000 ले जाओ, कहीं चुनाव के समय पैसे दे देते हैं। और पैसों का खेल बीजेपी खूब कर रही है। पैसे हैं बीजेपी के पास। आपको पता है कि कांग्रेस के पास 133 करोड़ और बीजेपी के पास 10,000 करोड़ पासबुक पे दिखाने के लिए। उसके अलावा कितना है इसका अंदाजा तो मुझे नहीं है, शायद पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अंदाजा नहीं। और पूरे देश में जिस तरह से शासन किया जा रहा है उसका असर मुंबई में भी है। भ्रष्टाचार को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कौन सी बात नहीं कही थी। चक्की फिशिंग देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, और अजित पवार पे जो इतना भारी आरोप लगाया था 70,000 करोड़ के घोटाले का, चुनाव के समय उन्होंने कहा भी, जब नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, कि हम पे आरोप लगाने वाले आरोप कितना सच था, आप देखिए कि हम उनके साथ सरकार में। फिर उससे बीजेपी ने अपना रिएक्शन दिया, लेकिन उन रिएक्शनों का कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रियाओं का कोई मतलब नहीं। और सही मायने में कहिए तो बीजेपी का भांडा जो है फूट गया। इसकी देशभक्ति, इसका हिंदुत्व दोनों जो है वो एक्सपोज हो गया है। और कल के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने मुख्य बात यही कही भी, और उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी का हिंदुत्व जो है और बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है, दोनों नकली है। बीजेपी अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो राष्ट्र को पहले रखने की बजाय भ्रष्टाचार को पहले रखती है। ये उद्धव कह रहे हैं। राज ठाकरे जो है वो मराठीवाद जो है उनका अभी भी पहला है। मीडिया में चल भी रहा है कि वो उत्तर हिंदी भाषियों को लात वगैरह वगैरह। हम जब सामना में काम करते थे, ये बात मैं कर रहा हूँ 92 93 की, 92 की बात की, सामना शुरू हुआ था। तो बाला साहब ठाकरे ही ताकतवर व्यक्ति थे, मुंबई के लिए भी और महाराष्ट्र के लिए भी। तब मोदी जी नहीं थे, तब अडवाणी जी और प्रमोद महाजन हुआ करते थे। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, यहाँ गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, बड़े नेता, कद्दावर नेता, पिछड़ों के नेता और बढ़िया नेता थे। आरक्षण की बहुत मजबूत लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, अपने समाज के लिए लड़ी थी। और मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का जो जाल था, जैसा आज जाल आपने देखा अडानी वाला, मुंबई में जो जाल था उस जाल को तोड़ दिया था गोपीनाथ मुंडे। मैं वापस वो वीडियो दिखाता हूँ, चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो साउंड नहीं है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, उसमें अभी साउंड हमने रोका है क्योंकि म्यूजिक उसमें है और म्यूजिक कॉपीराइटेड होता है। उसमें प्रमोद महाजन जो है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता थे वो, और बाला साहब के साथ वही मीटिंग किया करते थे, वही तय करते थे कि बीजेपी और शिवसेना के क्या संबंध होंगे। शिवसेना बड़ा भाई, बीजेपी छोटा भाई।
इसलिए जब पहली बार सरकार बनी 1995 में बीजेपी शिवसेना की महाराष्ट्र में, तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। जब हम सामना में काम करते थे तो मनोहर जोशी सिंपल एक विधायक थे। मुझे याद है जब हम बाला साहब के पास अक्सर जाना होता था, और बाला साहब के पास हम जब जाते थे तो मनोहर जोशी भी झुक करके नमस्कार करते थे। बाला साहब में एक बड़ी खासियत थी, जिसको पसंद करते थे उसको बहुत सम्मान देते थे, सम्मान दिलाते थे। मेरी ढेर सारी यादें हैं बाला साहब के साथ की। बाला साहब ने बहुत स्नेह दिया। उद्धव बड़े नम्र थे उस वक्त, अभी भी नम्र ही है। राज जो है एग्रेसिव नोट पे तब भी थे, आज भी है। लेकिन बाला साहब जो है देश की राजनीति को बहुत बढ़िया समझते थे। वो हिंदू मुसलमान उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण पार्ट हो गया था बाद में हालांकि, लेकिन फिर भी उसमें उनमें जो है वो बोझ था कि बहुत संवेदनशील एक तरह से कहिए कि व्यक्ति थे। वो राजनीति की अलग गति होती है, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं आए बाला साहब। और फिर जब अलग हुए दोनों भाई उद्धव राज, तो नतीजा हुआ कि पूरा साम्राज्य बिखर गया। शिवसेना दो भाग में बट गई, शिवसेना तीन भाग में बटी। एक पहले शिवसेना बटी मन से, राज ठाकरे अलग हुए और राज और उद्धव अलग हो गए एक दूसरे भाई। तो एक भाग वो हुआ। हालांकि उन्होंने उस तरह से तोड़ा नहीं शिवसेना को, अपनी पार्टी खड़ी की, अपना ये किया। लेकिन ये जो हुआ, जो बीजेपी ने किया खेल, बहुत बड़ा नुकसान किया शिवसेना का बीजेपी ने। और ये नुकसान इसलिए भी किया कि अब हिंदुत्व की पार्टी उसको एक ही चाहिए, और उद्धव ठाकरे को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अब क्या राज ठाकरे उस नुकसान को भर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ये चुनाव है, वो अग्नि परीक्षा है ठाकरे परिवार की। जब से मैं मुंबई में हूं, ठाकरे परिवार की बादशाहत रही। हालांकि पहले जो था कि बाला साहब के कहते हैं कि एक आवाज पे मुंबई बंद हो जाती थी। मैं भी जब आया मैंने भी देखा था शुरुआत में, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जाता रहा, क्योंकि तब जो है उनका मराठीवाद था। बाद में वो जो है धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैलने की बात, जब हिंदुत्व का, जब उन्होंने हिंदुत्व का जो राजनीति है उससे जब जुड़े बाला साहब, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने नहीं तोड़ा है तो हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। बीजेपी वाले सब भाग गए थे, नहीं हमने नहीं तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। बाला साहब ने कहा था कि हाँ तोड़ा है, हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। तो बाला साहब जो है पूरे भारत में विस्तार चाहते थे शिवसेना का, और बहुत सारे लोग थे, हर प्रदेश के प्रमुख बनाए गए थे। और उसका उद्धव ठाकरे जो है उसके प्रणेता थे एक तरह से कहिए। उद्धव ठाकरे भी चाहते थे, और उन्होंने मीम मुंबईकर का नारा दिया था, तब भी विरोध किया था राज ने। और मीम मुंबईकर वाला एजेंडा जो है राज ठाकरे की वजह से, उत्तर भारत से, यूपी बिहार से जो लड़के आए थे परीक्षा देने के लिए रेलवे की, उनके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि उद्धव आज भी उस राष्ट्र, जो पूरे देश की बात करने वाली बात है, उस पर रहे। और 2.5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे और उनको सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जब वो सरकार में रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, तो हर कोई उनके कामकाज की तारीफ करता। हालांकि उस समय कोरोना काल था, और फिर भी सबने तारीफ की, इसे इवन मुसलमानों ने तारीफ की थी। लेकिन फिर बीजेपी ने तोड़ा, शिवसेना टूटी, शिंदे अलग हुए, पवार की पार्टी टूटी, अजित पवार अलग हुए। अजित पवार अभी भी अपना बचा करके रखा हुआ उन्होंने, वो हिंदुत्व वाली पार्टी अभी भी नहीं हुई। विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने को लेकर के वो अड़ गए, उन्होंने टिकट दिया। बीजेपी ने बड़ा विरोध किया था, मुंबई के बड़े नेता है। और हालांकि उनकी बेटी चुनाव हार गई, लेकिन शिवसेना शिंदे जो है, जो मूल शिवसेना पार्टी बनी, जिसका नाम रहा मूल शिवसेना जो हुई, उसको अब समझ में आ रहा है। हालांकि स्थिति वहां बदली,
अंबरनाथ में आपने सुना ही होगा, हमने भी आपको खबर बताई थी कि बीजेपी, कांग्रेस और एआईएम मिल गए, अजित पवार वगैरह की पार्टी मिल गई और बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अजित पवार जी की पार्टी जो है वो शिवसेना के साथ मिल गई है और 27 और 4 31 बहुमत बना लिया, कुछ और निर्दलीय साथ साथ आ गए। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो नगर सेवक जीत करके आए थे, वार्ड काउंसलर जो जीत करके आए, वो कांग्रेस ने भी निकाल दिया। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम, सत्ता के लिए भागे, कांग्रेसियों का कुछ हाथ नहीं लगा, जो कांग्रेस से भी टूट के चले गए और उधर भी नहीं रहे और सरकार बन गई उनकी, शिंदे की। ये भी राजनीति हो सकता है इस राजनीति में बीजेपी शामिल हो कि कांग्रेसियों को निपटा ही दो, और वो फंस गए। मुंबई में बड़ा जो है आसान लड़ाई नहीं है। हालांकि मुझे भी लगता है कि राज और उद्धव अगर एक साथ आए भी हैं तो ठीक है, वोटों का बंटवारा तो रुकेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मराठी वोट का बंटवारा रुकेगा, खास करके जो बाला साहब के वोटर है। लेकिन बाला साहब के वोटर जो है, बड़ा हिस्सा जो है वो चला गया शिंदे की तरफ। और जो चुनाव परिणाम आए हैं, पहले जो चुनाव हुए थे और जो परिणाम आए महाराष्ट्र के नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, नगर पंचायतों के, वो शिंदे के पक्ष में है। उद्धव ठाकरे को की पार्टी को वो सफलता नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। मुंबई में मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इसीलिए संदेह के घेरे। और राज ने कहा भी है कि इस बार अगर मराठी मानुस चूक गया तो खेल खत्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये मराठी लोगों का आखिरी चुनाव है। अगर आज आप वोटिंग मिस करते हैं तो इसे पक्की हार समझिए। अगर ये शहर आज आपके हाथ से उनके हाथ में चला गया तो कल आप किससे शिकायत करेंगे? ये बात सही भी है कि राज ठाकरे की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शिवसेना हो या मनसे हो, जो मराठी लोग हैं, जो उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, उनकी शाखाएं हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका अपना रोजगार है। तो अगर ये होता है तो जाहिर है उनका दबदबा कमजोर होगा। शिवसेना में भी जो जो शिंदे की पार्टी है उसमें भी मराठी लोग भरे हुए, बीजेपी में भी मराठी भरे हुए, अजित पवार की पार्टी में भी मराठी भरे हुए। लेकिन अजित पवार की पार्टी और कमजोर है यहाँ मुंबई के स्तर पर अगर बात करें तो। और उद्धव और राज को सबसे बड़ा खतरा जो है दो जगह से, एक तो शिंदे की पार्टी से और दूसरा बीजेपी से। पिछले जो चुनाव हुआ था बीएमसी का, उसमें भी बीजेपी और आसपास थे शिवसेना। शिवसेना में तब शिंदे साथ में थे, लेकिन इस बार शिंदे साथ में नहीं है। बीजेपी का वोट बैंक जो है उत्तर भारतीय, गुजराती, ये सब है। हालांकि जिस तरह से सरकार चली है पिछले 11 सालों में, बहुत सारे लोग बीजेपी से नाराज, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुद्दे किसी के पास नहीं। सवाल उठता है कि सिर्फ राज ठाकरे के भाषण से वोट मिलेगा? आम आदमी की लड़ाई लड़ते राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े होते, बीजेपी भी कहाँ खड़ी होती है? सवाल तो उठता है। सारी पार्टियों के साथ एक ही कहानी कि आम आदमी के लिए कहाँ खड़े हैं। जब चुनाव का समय होता है तो कार्यकर्ता आते हैं, ऑफिस में चमक दमक रहती है, लेकिन उसके बाद फिर सब वही होने लगता है। और ये जो उत्तर भारतीय है उसको लेकर के राज ने फिर कहा है, उन्होंने अपनी बात रखी है कि हिंदी भाषियों को लेकर के जो कहते रहे हैं वो है कि हिंदी को जबरन थोपेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में कोई हिंदी थोपता नहीं और मराठी लोग भी बढ़िया हिंदी बोलते हैं। खुद राज ठाकरे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। उद्धव की हिंदी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन उद्धव के जो बेटे हैं आदित्य, वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। बाला साहब भी बहुत बढ़िया हिंदी नहीं बोलते थे, लेकिन अंग्रेजी और मराठी में कमाल थी। उद्धव राज ठाकरे में मराठी भी बढ़िया बोलते हैं, हिंदी भी बढ़िया बोलते हैं और अंग्रेजी तो बोलते ही।
लेकिन मराठी और हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और घुले मिले लोग। मैं मानता हूं कि मराठी लोग, आम लोग जो हैं वो बड़े सहृदय हैं, आपकी मदद करते हैं। मेरी बहुत मदद की है मराठी लोगों ने। मैं चारकोप में जहाँ रहता हूँ वहाँ 90% मराठी रहते हैं, और कितनी भी बुरी स्थिति रही हो, कभी मुझे परेशानी नहीं हुई, लोगों ने मदद की। मेरा ज्यादा बढ़िया अनुभव रहा है मराठी लोगों का। राज जो बोलते हैं वो अलग बात है, वो राजनीति है एक, और वो राजनीति, मैं भी उस राजनीति का विरोधी हूँ कि आप जो है प्रांतवाद क्यों फैलाते हैं। हालांकि राज ने कहा कि अगर महाराष्ट्र की तरक्की के लिए या महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए हमको ट्रंप के साथ भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। अतिरेक है, उसका अलग अर्थ भी बीजेपी निकाल सकती है। उसके राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद में उनसे बड़ा देशभक्ति में मोनोपोली है, हिंदू धर्म को लेकर के मोनोपोली है। अगर कोई हिंदू धर्म का रक्षक है तो वो बीजेपी है, अगर कोई हिंदुस्तान का रक्षक है तो बीजेपी है। ये पढ़ा दिया गया है, मीडिया रोज बकवास करता रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीतिज्ञों की दुनिया अलग है। राजनीतिज्ञों की दुनिया में किस तरीके से आम आदमी है, कितना स्पेस आम आदमी का है और कितना स्पेस खास आदमी का है, अडानी का है, या अडानी जैसे और दूसरे उद्योगपतियों का है। पार्टियां जो है पैसों से चलती, भाषणों से पार्टियां नहीं चलती। और आपने देखा ही है कि बिहार का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कि दिल्ली का चुनाव हो, कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, याद कीजिए, सब जगह पैसे बांटे गए। कहीं 1,500, कहीं 2,000, कहीं 10,000, कहीं वादे किए गए, कहीं बांटे गए। और मैं सुन रहा था, हालांकि मुझे कोई देने नहीं आया पैसा, लोग पैसे देने के लिए कि 25,000 रुपया दिए जा रहे हैं, किसको दिया जा रहा है मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई नहीं आया भाई। लेकिन पैसे बांटे जाते हैं, ये भी सही है, झोपड़पट्टी इलाकों में खास करके, या सोसाइटियों को दिए जाते हैं। यहाँ पे एक और ट्रेंड है कि सोसाइटियों का इलाका है तो सोसाइटी में हर सोसाइटी को कुछ न कुछ पैसे दे जाएंगे, उसके फंड में पार्टियां देती है चुपके से। और यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटियों को उन लोगों ने बनवाया है, अंदर जो फर्श बनाना होता है उस सोसाइटियों को वो विधायक नगर सेवक बनाते हैं। लेकिन जो विधायक नगर सेवक बनते हैं वो पहले रहते, भले उनका ऑफिस देखिएगा झोपड़पट्टी वाला इलाके में उनका ऑफिस है, लेकिन उनके पास जो है बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में चेन होती है सोने की। और ये जो फुटपाथ है, जो उस पे जो बाजार लगता है, मुंबई में मैंने देखा कि वो पार्टियों में बटा हुआ, सब पार्टी के लोग बाजार लगाते हैं, उससे उनके लोकल कार्यकर्ता जो है पैसे वसूलते हैं। और जो दुकान, जो फुटपाथ पे रहने वाले, बाजार लगाने वाले जो लोग हैं, वो जो पैसे देते हैं इनको, वो हमसे, आपसे, आम लोगों से वसूलते हैं। उद्योगपति भी हम ही से वसूलते हैं। अडानी साहब पैसे फंड दे रहे हैं, या कोई और साहब बीजेपी को या किसी सरकार को फंड दे रहे हैं, तो जाहिर है वो करेंगे। लेकिन फिर भी इसमें फर्क था। कांग्रेस पार्टी इस तरीके से निर्लजतापूर्ण काम नहीं करती थी जिस तरह से बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी राष्ट्रवाद और झूठे राष्ट्रवाद और झूठे हिंदुत्व में फंसा दिया गया दलदल में। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने वहां दिखाया अपना कर्तव्य, शौर्य दिवस, शौर्य यात्रा, काहे की शौर्य यात्रा भाई? 1,000 साल पहले अगर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था तो किसका शौर्य था? हिंदू राजाओं का शौर्य तुम कुचल दिया उसने, और आप ही कह रहे कई बार हमला किया। तो हिंदू राज का कहां था वो शौर्य जो सोमनाथ मंदिर को नहीं बचा पाया? और आप किसी राजा का जिक्र नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किसी राजा का जिक्र नहीं कि वो बचाने में शहीद हो गए या क्या हो गया। आप गजनबी को याद करते हैं। आज के बच्चे गजनबी को जानते भी नहीं है। उनको आप बता रहे हो गजनबी कौन है, गूगल पे लोग ढूंढ रहे हैं महमूद गजनबी कौन है, औरंगजेब ने क्या कैसे तोड़ा, और शौर्य यात्रा कैसे है भाई? ये शौर्य कहाँ है? आप सरकार में हो तो क्या जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा
जिसने हिंदुओं पे शासन किया, हिंदुओं को मारा, उनसे बदला लेने के लिए गया। कहां बदला लेने जाओगे? रिश्ते तो निभ नहीं रहे, दोस्ती का रिश्ता नहीं निभ रहा है, व्यापार का रिश्ता भी। आप बोलते थे कि हम तो व्यापारी हैं। किधर व्यापारी हो? कहाँ व्यापार है? अमेरिका तो रोज गाली दे रहा है, 500% जो है वो लगाने जा रहा है टैरिफ, और आपको सोमनाथ मंदिर याद आ रहा है। हमारे गांव में कहते हैं कि जो कमजोर आदमी होता है ना, अपनी पत्नी के आंचल के पीछे छुप जाता है। ये मंदिरों के पीछे छुपना जो है, यही है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये झूठा शौर्य दिवस है। आम आदमी गुमराह हुआ, और आप सत्ता में बैठ के सब अडानी को सौंप गए। अडानी देश का भविष्य नहीं हो सकते। इस देश का भविष्य अगर कोई है तो आम आदमी है। संविधान हटाया नहीं जा सकता। संविधान को तोड़ मरोड़ दोगे, सत्ता में आके मोड़ मचोड़ दोगे, लेकिन कल जब सत्ता से बाहर होगे तो वही संविधान आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि सत्ता में अगर आएगा ऐसे ही मचोड़ना शुरू करेगा, तो मचोड़ तो आप भी दिए जाओगे। आप भी तो 56 इंच नहीं है, वो दिख गया कि 56 इंच नहीं हो है। आप जो है मंदिर की आड़ ले रहे हैं। तो अब देखिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में क्या होता है। हालांकि लोग मान रहे हैं, आम आम आदमी का कहना है कोई आए क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही गंदगी रहेगी, वैसे ही फुटपाथ पे आम आदमी के चलने के लिए फुटपाथ नहीं होगा, वैसे ही महंगाई रहेगी, वैसे ही सड़कें रहेंगी, वैसा ही बज बजाता रहेगा। हालांकि यहाँ का पानी अच्छा आता है, लेकिन कहाँ पानी के भीतर मल बह रहा है, ये यहाँ पता लगाना भी मुश्किल है। झोपड़पट्टियों की हालत तो बड़ी भयंकर है। आप जानते ही हैं कि मुंबई में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी। आप जाएंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बजबजाती नालियां हैं, गलियां हैं, और हर तरफ से जो है बदबू है, गंदगी है। आप कभी मुंबई में आइए, देखिए इतनी धूल उड़ती है। पूरा मुंबई लक्ष्य से निर्माण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही है एक साथ। मतलब एक साथ समझिए 25 बिल्डिंगों में काम चल रहा है, टूट रही है बिल्डिंगें, सड़कें तोड़ी जा रही है, सांस लेना दूभर है। महंगाई चरम पर है। मतलब सामान्य आदमी, सामान्य नहीं मैं बोलता हूं, खास आदमी आज घर नहीं खरीद सकता मुंबई में। 1 BHK मतलब 400 एरिया वाला घर भी जो है 1.25 करोड़ से कम का नहीं। बताइए कहाँ रहेगा आम आदमी, कैसे जिएगा आम आदमी? लेकिन सरकार को आम आदमी की चिंता नहीं है। सरकार कह रही है तुम कीर्तन करो। नरेंद्र मोदी जी कीर्तन का पाठ करा रहे हैं, और देश चलाने का काम जो है, देश का व्यापार अडानी के पास हो। लेकिन अडानी अमेरिका में आरोपी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपका आभार। और हम फिर रात में बात करेंगे। जो आज दिन भर की जो खबरें होंगी आपके सामने लेकर के आएंगे, उसका विश्लेषण करते हैं रोज। बहुत बहुत धन्यवाद।